हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो देखिए पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 और 3 नंबर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब अपलोड कर दिया गया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है विद्युत मोटर क्या है। ठीक है, इसकी बनावट, सिद्धांत और कार्य का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए विद्युत मोटर जो हमारा है वो देखिए विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक यंत्र है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, देखिए इसका सिद्धांत लेते हैं। तो देखिए सिद्धांत, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के सिरों पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष के परिध घूमने का प्रयत्न करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष की परिध घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है, यह है सिद्धांत। देखिए आप चित्र में देख के समझ जाइए। देखिए ये है, ठीक है, ये आप लोग का चुम्बक, आर्मेचर, ब्रश, विभक्त वलय सब दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बैटरी कुंजी है ना, बैटरी कुंजी। तो आप लोगों ने चित्र देख लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका जो है संरचना। ठीक है, संरचना देखते हैं इसमें क्या क्या भाग होता है। तो देखिए ये संरचना में इसके 4 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें से पहला है चुंबक क्षेत्र। ठीक है, चुंबक क्षेत्र क्या होता है, देखिए यह एक शक्तिशाली चुंबक है, यह एक शक्तिशाली चुंबक है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। क्षेत्र चुंबक के बीच आर्मेचर कुंडली घूमती है। आर्मेचर कुंडली क्षेत्र चुंबक के बीच घूमती है। देखिए है ना, आर्मेचर कुंडली है यहाँ, ये आर्मेचर कुंडली है जो घूमती है। ठीक है, और अगला चलिए, अगला हम लोग का है आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली लिए हैं। दूसरा जो है यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। ABCD नाम दिया आप कुछ भी। ठीक है, जो कच्चे लोहे को क्रोड पर तांबे एवं पृथक्कृत तारों के अनेक फेरे लपेट कर बनाया जाता है। यह क्षेत्र चुंबक के बीच घूमता है, यह क्षेत्र चुंबक के बीच घूमते रहता है। तीसरा हम लोगों ने लिया है वो है विभक्त वलय। विभक्त वलय, ये 2 अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे इन 2 अलग अलग विलयों से जुड़ा रहता है। विभक्त वलय आर्मेचर कुंडली के धुरादंड से जुड़ा रहता है, जो आर्मेचर की कुंडली के साथ साथ घूमते रहता है। ठीक है, ये विभक्त वलय। चौथा ब्रश। ब्रश जो है विभक्त वलय को कार्बन धातु से बनी 2 पत्तियों B1 एंड B2 को स्पर्श करती है, जिन्हें वर्ष कहते हैं। मतलब ये स्पर्श करती है वही। ठीक है, इन वर्षों का संबंध एक संयोजक पर्चे से करके इनके बीच कोई बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में जाती है, दूसरे ब्रश से आती है। एक ब्रश से जाती है, दूसरे ब्रश से आती है। क्या विद्युत धारा, इसका कार्य विधि देखते हैं, ये काम कैसे करता है। तो देखिए, जब किसी बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाएं AB तथा CD पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगती है, उल्टा दिशा में, जो आपस में मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस बलयुग्म के कारण कुंडली वार्मावर्त घूमने लगती है। ठीक है, यदि इसी तरह से कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता हो तो कुंडली हमेशा वार्मावर्त घूमती रहती है। दूसरा देखिए, ये हम लोग का हो गया, कार्य विधि लिख देना है, उसका संरचना लिख देना, उसका चित्र बनाना जानते हैं तो बना दीजिएगा। ठीक है, यही सब है। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है विद्युत जनित्र क्या है, इसकी बनावट, सिद्धांत एवं कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, पहले मोटर देखा, अब जनित्र देखेंगे। ठीक है, तो ये विद्युत जनित्र एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वो था विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसका सिद्धांत जो है वो देखिए पर्यावर्तीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, जब एक कुंडली समांतर चुम्बकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली से गुजरती है और विद्युत प्रेरित करती है और इसमें विद्युत स्थापित होती है। देखिए आप लोग चित्र में जाके, चलिए हम दिखाते। देखिए ये है,
ये है आपका विद्युत जनित्र का चित्र, ठीक है। देखिए ये आपका क्षेत्र, चुंबक, घूर्णन अक्ष, आर्मेचर कुंडली और सर्पी वलय, फिर आगे बाह्य वलय, ब्रश, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे है हम लोगों ने लिखा रचना, तो इसका मुख्य भाग है, देखिए पहला है चुंबक। तो देखिए एक शक्तिशाली अवतल बेलनाकार चुंबक जैसे नाल चुंबक का कार्य है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनना, ठीक है, ये है। देखिए दूसरा हम लोग का जो बोल रहा है वो है कुंडली। तो एक आयताकार लोहे के टुकड़े और तांबे के तार लपेटकर उस कुंडली का रूप दिया जाता है, मतलब कुंडली बनाया जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा में रखा जाता है, जिस पर यह बल लगता है और ये अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है। देखिए चित्र में ABCD कुंडली को दर्शाया गया है। तीसरा है विभक्त वलय। तो यह अर्धगोले छल्ले होते हैं, ठीक है। ये कुंडली के दोनों सिरों से परस्पर जुड़े होते हैं और कुंडली के अर्ध घूर्णन के साथ ये भी घूमते हैं, कुंडली के साथ ये भी घूमते हैं, ठीक है। चलिए इन्हें चित्र S1 S2 से दर्शाया गया है, ऊपर देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है चौथा हम लोगों ने लिया ब्रश। ब्रश जो है B1 B2 को दो कार्बन या लचीले धातु के छड़ों से अर्धगोले छल्ले से परस्पर जुड़े होते हैं और इसका काम विद्युत धारा को लोड तक ले जाना। चित्र में इन्हें गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है और विद्युत धारा को मापा जाता है। इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ के विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। देखिए कार्य इसका देखते हैं, कार्यविधि। तो देखिए मान लीजिए एक कुंडली ABCD क्षैतिज अवस्था में है, ठीक है, कुछ भी नाम मान लीजिए। अब कुंडली दक्षिणार्थ घूर्णन कर रही है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। कुंडली का AB भाग ऊपर तरफ है और CD भाग नीचे तरफ घूम रहा है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार विद्युत कुंडली के AB भाग में A और B और CD भाग में C और D ABCD की दिशा में प्रेरित होगा, ठीक है। प्रेरित विद्युत परिपथ में ब्रश B2 और B1 ये होगा, ठीक है, की तरफ जाएगा। कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद CD भाग ऊपर की तरफ और AB भाग नीचे की तरफ घूर्णन करेगा। प्रेरित विद्युत उत्क्रमणीय दिशा की प्रभावित होगी, यानी DCB है, मतलब उल्टा होगा की तरफ। देखिए विद्युत B1 B2 की दिशा में प्रभावित होगा, उल्टा होगा, यानी कुंडली के हर आधे घूर्णन के बाद विद्युत की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी, बदल जाएगी। यह विद्युत को हर बार एक अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित करती है। प्रत्यावर्तित विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्तित विद्युत कहलाती है। और यह यंत्र प्रत्यावर्तित विद्युत जनित्र कहलाता है, विद्युत जनित्र कहलाता है, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने दो क्वेश्चन ले लिया, वो सब दोनों में से एक बहुत मतलब आने का बहुत चांस है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने लिया कि मेडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण सौगात रूप से वंशानुगत होते हैं, तो ठीक है। तो मेडल ने दृश्य संकरण कोर्स का अध्ययन किया, जिसमें उसने दो पौधे, जिसमें एक बीज पीले तथा गोले लेकिन दूसरे बीज हरे और जूरीदार लिए, मतलब दो बीज लिए, ठीक है। पहला का F1 लिखा, जिसमें F1 पीढ़ी में उसे केवल पीले तथा बीज ही प्राप्त हुए, पीले बीज ही प्राप्त हुए, ठीक है। उसमें F1 के पौधे का स्वपरागण करवाया और 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए, ठीक है। कैसे कैसे? तो देखिए पहला जो प्राप्त हुआ पीले तथा गोल बीज 9 था, पीले तथा जूरेदार बीज 3 था, हरे तथा गोल बीज 3 था, हरे तथा जूरेदार बीज 1 था, ठीक है। देखिए F2 लक्षण प्रारूप अनुपात 9 3 3 1, ठीक है। इस तरीक़ा से देख सकते हैं आप लोग। ये है चित्र है जिसमें दर्शाया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए। लास्ट में 16 इतना बीज निकला, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि बीजों का रंग का अनुपात 3:1 तथा बीजों की आकृति का अनुपात 3:1 एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, उन्होंने बताया, ठीक है, अपना प्रयोग में। फिर अगला क्वेश्चन है, मेडल प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं? वो वंशानुगत था, ये प्रभावी और अप्रभावी। तो देखिए इसमें बताया गया है, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उसमें प्रथम संतति पीढ़ी 1 F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि 2 लक्षण से केवल एक पृथक लक्षण ही दिखाई दिया। उन दोनों को मिश्रित
परिणाम दिखाई नहीं दिया, दोनों का मिला हुआ परिणाम नहीं दिखाई दिया। उसने पृथक पौधे और F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागण से उगाया, ठीक है। इस दूसरी पीढ़ी में F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें एक चौथाई पौधा बोने भी थे, ठीक है। मेंडल के लंबे पौधे के लक्षण प्रभावी और बोने पौधे के लक्षण अप्रभावी कहा, ठीक है। उसने कहा, किसने? मेंडल ने। अगला हम लोग क्वेश्चन ने लिया साबुन और उपमार्जक में अंतर स्पष्ट करिए। साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखे। तो देखिए सबसे पहले है कि आंसर है उस्तर मोनो कार्बोक्सिल अम्लों की सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक है। जबकि उच्चतर एल्केन सल्फेनिक अम्लों की सोडियम लवणों का उपमार्जक कहते हैं, ठीक है। ये दोनों अंतर है, ठीक है। इसमें है देखिए हम लोगों ने लिया पहला दूसरा अंतर, साबुन दुर्बल अम्ल और परवल क्षार के लवण है, जबकि उपमार्जक परवल अम्ल और परवल क्षार के लवण है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने अंतर लिया, साबुन का जलीय विलयन प्रायः क्षारीय होता है, जबकि उपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते जाइए। अगला हम लोगों ने लिया इसके निर्माण, साबुन का निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री। तो देखिए पशुओं की चर्बी या वनस्पति तेल से बने सफाई पदार्थ को साबुन कहते हैं, ठीक है। चर्बी या वनस्पति तेल से बने कच्चा माल तेल, वसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सामान्य नमक है। ये है इनका कच्चा सामग्री, ठीक है। क्या क्या है? तेल, वसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नमक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो छठा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले देखिए चित्र तो बनाना है ही, साथ ही साथ आपको नाम दर्शा देना है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कर्ण पूर्व ग्रंथि, ग्रंथनी, ग्रासिका, अमाशय, ठीक है। मुख गुहा, मुख, अग्नोदजभ और जघो अधोजिहा, ग्रंथियाँ, यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी, ये सब है, ठीक है। देखिए नीचे फिर इधर आ जाता है अग्नाशय, अग्र क्षुद्रांश, अवरोही, विहृदंश, मलाशय, गुद्दा। ये सब आपको जो PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके बुक में भी होगा। तो अनपृष्ठ विहृदर्थ, आरोही विहृदर्थ, क्षुद्रांश, अर्धनाल, कर्मी रूप, परिशेषिका, ठीक है। ये सब जो है आपको नाम थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना है। देखिए फिर अगला हम लोगों ने 7वां क्वेश्चन लिया है जो है हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हृदय, तो इसमें हृदय को आपको बना के उसका नामांकित चित्र बनाइए, मतलब नाम दे देना है। तो देखिए ये हृदय है, महाशिरा, महाधमनी, दाया अलिंद, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बाया अलिंद, कच्छों के बीच की विभाजन दीवार है ये, ठीक है। और ये है आपका बाया नीलय, दाया नीलय। इसी तरीक़ा से आपको कुछ कुछ ख्याल रखना है और लिख देना है, ठीक है। अगला हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है जो है 8वां, जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये उत्सर्जन तंत्र का है। उत्सर्जन तंत्र का देखिए इस तरीक़ा से बना देना, पार्श्व महाशिरा, एड्रीनल ग्रंथि, नीलल धमनी, नीरन शिरा, किडनी, पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिना, कास्टेस, मेडुला, पेल्विस, ये सब आपको मलाशय, मुद्रांश, इस तरीक़ा से आपको ध्यान में रखना है खाली, ठीक है। चित्र जो है ना, चित्र तो बनाना आसान बात है थोड़ा, लेकिन सबसे बड़ी नाम दर्शाना अच्छे से दर्शा दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगला हम लोगों ने 9वां क्वेश्चन लिया है, वो बोल रहा है समजात अंग और समरूप अंग के सोहदाहरण स्पष्ट करिए, मतलब स्पष्ट से इसे बताइए क्या क्या है। तो देखिए समजात अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान हो तथा कार्य भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। मतलब जो उत्पत्ति और संरचना के आधार पर जो हो समान हो, लेकिन उसका जो काम है वो अलग होता है, उसे हम लोग समजात कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपात, ठीक है। दूसरा है मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपात। तीसरा मेढक के अग्रपात तथा पंछी के पंख। ये तीनों है उदाहरण। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहीं, देखिए पंछी और मानव का है ना, ठीक है। ये समजात अंग। अब समरूप अंग क्या है? तो समरूप अंग देखिए वो अंग है जो समान कार्य करते हैं, लेकिन देखने में भी समान है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है। देखिए मतलब जो काम एक जैसा करते हैं, देखने में भी समान लगते हैं, लेकिन उनका जो संरचना है, उत्पत्ति, वो अलग है। उसे ही हम लोग समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कीट के पंख तथा पंछी के पंख। कीट के पंख
कोई वैसा काम नहीं करता। पंछी के पंख उड़ने का काम करता है। कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख उड़ता है लेकिन कीट का पंख नहीं उड़ता है ना। चलिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। काम एक है लेकिन संरचना अलग है। हम लोगों ने 10वां क्वेश्चन ले लिया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसमें आप कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन का जो है बढ़िया क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी आता है। तो देखिए पहला हम लोग का HNO3 + CaOH2, ठीक है, CaNO3 + H2O ये है। इसको समीकरण करते ही हम लोग का आएगा 2HNO3 CaOH2 CaNO3 2H2O, ठीक है। ये आ गया पहला का। दूसरा हम लोग का बोल रहा है NaOH + H2SO4, ठीक है, Na2SO4 H2O, ठीक है। तो ये हम लोग का संतुलित हो जाएगा 2 NaOH + H2SO4, उसके बाद Na2SO4 2H2O, ठीक है। तीसरा हम लोग का सी में देखिए NaCl + AgNO3, ठीक है। तो AgCl NaNO3, ठीक है। तो ये हम लोग का संतुलित हो जाएगा NaCl, ये ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है, ये ऑलरेडी संतुलित है। डी हम लोगों ने लिया है BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl, ठीक है। तो BaCl2 H2SO4 BaSO4 और ये है 2HCl। ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला 2 है जो विद्युत मोटर विद्युत जनित, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।